बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जानिब से तमाम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहता हूँ। आपके इल्म है कि पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है और जो भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों पर जारी हैं उन मज़ालिम के नतीजे में जो वहाँ शहादतें हुई हैं, जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उसकी मजम्मत होती है और पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करती है। तमाम सियासी जमातें अपने नज़रियाती सियासी इख्तिलाफ़ात से बारातर होकर आज के दिन कश्मीरियों को अपने साथ का यकीन दिलाते हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दुनिया भर के सामने कश्मीर के इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, ये आगे चलकर इसमें मज़ीद तक़वीत आएगी और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की मेहनतों की वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की काविशों की बिना पर कश्मीर के इशू को मज़ीद हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक को हल निकले। आज यहाँ आपको ज़हमत देने का मकसद आपको समझ तो आ गया होगा कि आज दो कराची शहर के अहम अफराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला करने ऐलान कर रहे हैं, जिनमें एक साबिक MNA ख्वाजा सुनील मंसूर साहब हैं जो 2 मरतबा MNA रह चुके हैं और गुज़िश्ता इलेक्शन में भी इन्हें 239 पर बहुत कम वोटों से उनको हराया गया था। जो सीटें PTI को दी गई थी ज़बरदस्ती जीत कर उनमें एक नशिस्त ख्वाजा सुनील मंसूर साहब की भी थी, इन्हें 239। ख्वाजा साहब बड़े कारोबारी आदमी हैं और कराची में पूरे मुल्क में एक बड़ा नाम है। इनके उनके साथ बड़ी एक तवील वाबस्तगी रही है उनकी और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मैं इनको खुशामदीद भी कहता हूँ और एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि हमें इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। आपके ये होगा कि जब मिसाल कोरो साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट का टिकट दिया तो ख्वाजा सुनील मंसूर को MQ ने कागजात में नामजदगी जमा कर और जब इन्हें ये पता चला कि मिसाल कोरो साहब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं तो इन्होंने वहाँ मीडिया के सामने ये कहकर अपने कागजात वापस ले लिए कि मिसाल कोरो साहब से मेरी पुरानी दोस्ती है और मैं इनके सामने नामजद कागजात जो है वो जमा नहीं कराऊंगा, विड्रॉ करूँगा। मैं उस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हालांकि मुझसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं थे। इनके साथ जो एक और हमारे दोस्त हैं फैज़ान रावत साहब हैं जो आल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन है, रखने वाले साहब फैज़ान साहब उसके सदर हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो मुख्तलिफ की कमेटीज़ हैं उसमें बड़े सरगर्म हैं और कुछ कमेटीज़ के वाइस चेयरमैन भी हैं। एक बहुत मुतहरिक शख्स है कराची शहर में और बहुत काम करते हैं, जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, वो भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ और एक चीज़ और भी बता दूँ कि हमारे दो दोस्तों ने जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला किया, इन्होंने जो अभी हालिया ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कराची में 2 नशिस्तों पर, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पार्टी टिकट के लिए अप्लाई भी किया है। इसका फैसला भी 1-2 लोगों में हो जाएगा, तो फैसला क्या पार्टी करती है, लेकिन दोनों दोस्तों को ख्वाजा सुनील मंसूर साहब को, फैज़ान रावत साहब को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनके आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर में मज़ीद मजबूत होगी और जो हम इस वक्त पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं कराची में उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। मैं वकार बेदी साहब को गुजारिश करूँगा कि वो तुमसे बात कर रहे हैं, उसके बाद ख्वाजा साहब हैं से बात करेंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से हमारे मुल्क की मौजूद शख्सियत साबिक रुकन पार्लियामेंट ख्वाजा सुनील मंसूर साहब को और जो आल कराची इस्लामी एसोसिएशन के सदर हैं फैज़ान रावत साहब को, इनको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुशामदीद कहता हूँ। इन दोनों दोस्तों के साथियों से हमारी पुरानी मियादबंदी है और ख्वाजा सुनील मंसूर साहब ने, फैज़ान रावत साहब ने हमेशा सियासी वाबस्तगियों से बारातर होकर लोगों को इज्जत दी, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बांटा और यही इनकी खसूसियत है कि आज माशरे में इनका एक अच्छा मकाम
में नाम है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची शहर में बड़ी तकलीफ मिलेगी। हम इंशाल्लाह मिलकर इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर के अमन के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि उनका भी तजुर्बा है और फैजान रावत साहब भी हमारे शहर के हज़ारों लोगों को उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर रोजगार भी फराहम किया है। तो मंसूर साहब भी एक कारोबारी शख्सियत हैं, इन्हें भी शहर की तरक्की के लिए, लोगों के रोजगार के लिए बहुत काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इनके आने से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद जो है वो आगे मजबूत होगी, बढ़ेगी और इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करेंगे, शहर की खिदमत करेंगे और कराची शहर को इंशाल्लाह उसका कोया का मुकाम भी हम दिलाएंगे। सबसे तो पहले मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पीपल्स पार्टी के जो भी अहदेदार हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे अपनी टीम में जब मैंने रिक्वेस्ट की तो मुझे अपनी टीम में उन्होंने शामिल किया और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के साथ मेरा एक अच्छा दोस्ताना रिश्ता हमेशा रहा है और पीपल्स पार्टी ने कराची शहर के लिए कोशिश बहुत की काम करने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि रोकी गई और ना के करने दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी जो है उसने बहुत सख्त वक्त भी देखे, बीवी की शहादत भी देखी, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ जो हैं एक तरफ रख के पाकिस्तान की वफादारी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिशें की। तो मुझे ये चीज़ एक दिल को लगी और मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस रहा कि कोई भी पार्टी हो जब इतने बड़े सामने हो जाते हैं तो वो मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, लोग छोटी छोटी बातों पे कहते हैं कि जी मुल्क का ये हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि घर में कुर्बानियाँ देने के बाद भी आज वो मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं और कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान और बिलखसूस कराची को तरक्की मिले और कराची के जो रोशनियों का शहर कभी था वो दोबारा रोशनियों का शहर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बनाएगी। और मेरा इसीलिए एमक्यूएम से मैंने जो एक साइट किया और मैं साइट पे आया क्योंकि मुझे ये दिखा कि उन्होंने 35 साल में कराची को डिलीवर नहीं कर सके और अब इंशाल्लाह जो है बल्दियात में भी जो है पीपल्स पार्टी जो आ गई है, इंशाल्लाह मेयर की बल्दियात में अगर इंशाल्लाह इनका आएगा तो कराची को तरक्की मिलेगी और मैं इनके साथ मिलकर और मेरी जो टीम है, जो सारी चीज़ें हैं, मेरी कोशिश होगी कि मुल्क और बिलखुसूस कराची के लिए मैं इनका एक हिस्सा बन के कराची की तरक्की के लिए काम करूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फैजान रावत है। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब, को चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब, गुलाम मोहम्मद जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे कि हमें शमूलियत के लिए कहा कि आप शामिल होना चाहते हैं तो मैंने वेलकम किया। सेकेंडली ये कि आप लोग हम कराची से वापस भी हमारी कराची में रहते हैं और कराची के लिए काम किया। पिछले गुज़श्ता 1.5 साल से मैं डिफरेंट तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चीज़ों में काम करता रहा। उसका ऐसा मसला ये था कि कोविड के वक्त में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि पूरा शहर बंद था, सारी चीज़ें थी, तो उस सिलसिले में हम NCOC की बात करते थे, इधर भी बात करते थे। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो NCOC की डायरेक्शन से थोड़े से हटके भी थे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इनका शादी हॉल एसोसिएशन के हवाले से भी और हमारे कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हवाले से भी हमारे साथ जो मसले मसाइल थे, हमारे लाखों लोग काम करते हैं डायरेक्टली रिलेटेड थे, तो हमने बहुत अच्छी चीज़ें उधर देखी। दूसरी चीज़ मैं सेंटर में रहा तो सेंटर में पिछले 1.5 साल से मैंने खास तौर पर काम देखा और पिछले 2 साल के एरा में जो मतलब वहाब साहब ने और बाकी चीज़ों ने, बाकी लोगों ने काम किया इख्तियार करने के बाद, क्योंकि आप देखेंगे इख्तियार का रोना बहुत खोया जाता था कि देर में इख्तियार नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया कि कराची के लोगों को, कराची को, पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा और सब काम करना पड़ेगा। गुज़श्ता जिन लोगों को मौका दिया कराची में, आप देख लें 3.5 साल में एक रात उन्होंने कराची में बसर करना मुनासिब नहीं समझा। वो चंद घंटों के लिए आते थे, उसमें चाय पानी और बाकी हमारा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से, वो सिर्फ ये बताने कि कितनी दफ़ा वो कहाँ बैठे आते और हमें मसाइल का हल चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि तमाम ज़बानों से, तमाम चीज़ों से बालातर होकर पीपल्स पार्टी तमाम सूबों में वो रखती है, तो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चीज़ें कराची के लिए हम काम करना चाहते हैं। हम आगे हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की कि हम काम करने के लिए आए हैं, कराची में काम करेंगे, रोड पे निकलेंगे, गलियों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके बुनियादी मसाइल भी हल होंगे, दूसरी चीज़ें भी हल होगी।
होता क्या है कि लोकल गवर्नमेंट में कोई और वहाँ से जीता हुआ होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना चाहती है तो वो काम करने नहीं देना चाहते। ये सब हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। गुज़श्ता आप 1.5 साल में देखने के बसेज भी आ गई हैं, दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं, काम भी हो रहा है रोडों पर, और हम इनके साथ मिलकर हर जगह काम करने को तैयार हैं। बहुत मशहूर हैं इनके इन्होंने हमें मौका दिया। जी आप कोई क्वेश्चन रखते हैं? सैयद साहब, जमायत इस्लामी और आपके बीच जो चपकदश चल रही है या दूरियां खत्म होने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जमायत इस्लामी ने जो दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि ये जो 11 सीटें हैं शायद उन पर दोबारा गिनती हो, ये सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर ला सकेगी या जमायत इस्लामी की अक्सरियत हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी उम्मीदवार ये समझते हैं कि उनकी जो शिकस्त है वो कम वोटों से हुई है और कानून के मुताबिक भी काउंटिंग होनी चाहिए, तो उनका हक है कि वो जो भी फोरम अवेलेबल है उससे वो रिव्यू करें। ना सिर्फ जमात इस्लामी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दरखास्तें दी हैं, और मुझे पता नहीं है कि शायद कुछ नशिस्तों पर PTI ने भी दरखास्तें दी। और उसकी वजह ये है कि पहले जमात इस्लामी ने 6 नशिस्तों के हवाले से एक दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को, फिर उसके बाद 3 और दरख्वास्तें दी, और उस पर भी हमारा ये ख्याल था कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उन दरख्वास्तों को नहीं सुन सकता। तो हमारे जो कैंडिडेट्स थे जो समझते थे कि भी उनके साथ शायद फेयर ट्रीटी किया गया, नतीजे को गड़बड़ी है, तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि ट्राइब्यूनल से बन जाएंगे तो हम वहाँ चल जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरख्वास्तों को टेकअप किया, तो जब पहली पेशी हुई थी वहाँ 25 या 26 तारीख को, तो वहाँ भी हमारे वकील ने ये कहा कि अगर आप इस तरह की दरख्वास्तें एंटरटेन कर रहे हैं तो फिर हमारी हम भी लेकर आ जाते हैं। और गुज़श्ता जो हेयरिंग हुई थी 2 फरवरी को, उस रोज़ हमारे कई लोगों ने दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ का कि हमारी बातचीत होती है नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है क्या नहीं करता, वो जो भी करेगा जाए जो उससे मुतासर होगा वो अगले फॉरम में चला जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो जो दरखास्तें दी गई हैं उसमें कानूनी तौर पर शायद इलेक्शन कमीशन के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ किसी को दे सके। जहाँ तक रिकाउंटिंग की बात है, जो पहली हेयरिंग हुई उस हेयरिंग पे भी हमारे वकील ने ये कहा कि जमात इस्लामी ने अपनी जो दरख्वास्त दी है वो भी किसी उम्मीदवार ने नहीं दी है। कानून के मुताबिक उम्मीदवार को जाना चाहिए, उम्मीदवार नहीं क्या कोई एक और शख्स चला गया कि ये 6 यूसीज हमारे साथ जाती हुई है। और उसमें भी उसकी जो प्रेयर थी वो ये थी कि इनकी रिकाउंटिंग कराई जाए और इलेक्शन कमीशन अपने नुमाइंदे की निगरानी में करे। हमारे वकील ने पहली पेशी पर भी कहा कि जी हमें इस पर एतराज़ नहीं है, आप इसकी रिकाउंटिंग करा लीजिए और अपने नुमाइंदे की निगरानी में करा दीजिए। हालांकि कानूनी तौर पर हम समझते हैं कि गलत है, हमने इजाज़त के लिए पहले ताकि इशू सेटल हो जाए और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि गड़बड़ ये खत्म हो जाए। फिर जो दूसरी 3 यूसी हैं उसमें तो केस डिफरेंट है। उसमें डिफरेंट केस इस तरह है कि वो तीनों यूसी जमात इस्लामी के फॉर्म 11 जिसका वो बहुत चर्चा करते हैं उसके मुताबिक आरोज ने उनको जितवा दिए, जमात इस्लामी को जितवा दिए। हारने वाले उम्मीदवारों ने दरखास्त की कि जनाब इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। कानून के मुताबिक आरों ने इजाज़त दे दी कि रिकाउंटिंग करने की। उसी आरों ने जिसने जमात को जितवाया था उसने रिकाउंटिंग कराई। जब रिकाउंटिंग हुई तो वो 3 नशिस्तें जो थी वो जमात के हाथ से निकल गई, 2 पीपल्स पार्टी के पास आ गई, 1 PTI के पास चली गई। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि 6 सीटों पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म 11 के मुताबिक आरओ ने रिजल्ट नहीं दिया, और बाकी 3 नशिस्तों में वो ये कह रहे हैं आरओ ने तो रिजल्ट दिया था फिर रिकाउंटिंग करा दिया। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं करती हैं, और उन 3 नशिस्तों का रिजल्ट ये बताता है कि जमात इस्लामी के जो फॉर्म 11 है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हमें रिकाउंटिंग पे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ इल्तिजा ये इलेक्शन कमीशन से की है कि अगर आप 6 नशिस्तें जमात इस्लामी की लेकर रिकाउंट कराते हैं तो उसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की दरखास्तें आपके पास मौजूद है रिकाउंटिंग की, बनाए मोबाइल में भी करा दीजिए, अपने किसी शख्स की निगरानी में करा दीजिए। तो ये अगर बराबर के कुछ हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मेरा तो कुछ नहीं कहेगा। साहब
अभी जो इलेक्शन मेयर का इलेक्शन होना है, हाउस मुकम्मल होना है, इसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जब एक 6 सीटें जैसे आप कह रहे हैं उसको रिजल्ट को रोका गया है, 11 के इलेक्शन होने हैं, तो अब क्या आप समझते हैं कि रुकावट है इसमें और कितनी रुकावट हो सकती है, देर हो सकती है? और दूसरा सवाल ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ बहुत हो चुके हैं, इंतकाल कर रहे हैं दुबई में, उसके हवाले से देखिए वो इंतकाल कर रहे हैं, इसलिए मैं मुनासिब ही समझता है कि उनके ऊपर बात करूँ। ज़ाहिर है कि पहले हम बहुत सी बातें करते रहे, लेकिन अगर एक शख्स दुनिया में नहीं रहा तो उस पर बस मैं मौजूद पे बात ही करूँगा। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही उसकी मैं एक और वजाहत कर दूँ कि आज 5 फरवरी है और आज तक कराची की किसी यूसी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, किसी का भी नहीं। तो ये कहना कि 6 का रुका है, 9 का रुका है, वो तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये कि हुआ ही किसी का नहीं है। अब जब बाकियों का हो जाता है, कितनों को नहीं करते, फिर हम कह सकेंगे कि इनका उन्होंने रोक दिया था। अब इसमें एक जो बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो मेरी समझ से बाहर है, मैंने पहले भी इस बात की गुजारिश की थी कि जो 11 नशिस्तें जिन पर इलेक्शन नहीं हुआ, हम पहले उस पर इलेक्शन कराएंगे और उसके बाद हम और रिजर्व सीट का कराएंगे और उसके बाद हम मेयर और चेयरमैन का इलेक्शन कराएंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की जो अंडरस्टैंडिंग है कानून की, वो दुरुस्त नहीं है। इस पर जहां कानून में ये लिखा है कि हाउस मुकम्मल होगा उसके बाद मेयर का इलेक्शन होगा, तो हाउस मुकम्मल होने से मुराद रिजर्व सीट्स का इलेक्शन होना होता है। जो सीटें खाली होती हैं उसका नहीं होता। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जब इलेक्शन होते हैं, उसमें अगर कुछ नशिस्तें खाली रह जाती हैं किसी भी वजह से, तो उसका इंतज़ार नहीं किया जाता। जो रिजर्व सीट से उसका इलेक्शन हो जाता है और जब रिजर्व सीट का इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद चेयरमैन, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का इलेक्शन हो जाता है और उस इलेक्शन के बाद जो सीटें खाली होती हैं उनका शेड्यूल जारी होता है और उस पर इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ अगर ये उल्टा चलेंगे तो ये एक ऐसा ख़तरनाक किस्म की रवायत पैदा हो सकती है जो आगे चलकर इलेक्शन कमीशन के लिए और इस हुकूमत के निज़ाम के लिए जो है मुसीबत बन जाएगी। अगर ये तय हो गया कि पहले आपने जो सीटें बराह रास्त जिस पे लोगों ने मुंतखब होना था उसको पूरा करना है, उसके बाद उन सीटों पर जाना है, तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि ये नंबर बहुत मुश्किल से शायद किसी वक्त पूरा होगा। इसलिए कि आप जब 11 सीटों का नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी करेंगे तो खुदा जाने अल्लाह रहम करे ना हो, तो उसमें से कोई खुदा न खासा 2-4 लोग बेचारे गुजर गए तो फिर आप कहेंगे 2-3 रह गए, हमें ये पूरे कराने हैं। जो 235 जीत कर बैठे हैं खुदा न खासा इनमें से कुछ गुजर गए तो फिर आप कहेंगे कि हमें इनको पूरा करना है। तो ये ऐसा साइकिल बन जाएगा जो कभी रुकेगा नहीं, और ये जब रुकेगा नहीं तो आपका इलेक्शन लड़ता रहेगा मेयर का भी और चेयरमैन का भी। और इसी तरह अगर ये किसी ने कल को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में चैलेंज कर दिया कि इस तरह करें तो आपका वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी लड़क जाएगा और आपका चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़क जाएगा। इसलिए जो इलेक्शन हो चुके हैं 235 नशिस्तों पर, उस पर इंतखाबात करा देने चाहिए, रिजर्व सीट के भी, मेयर का भी, चेयरमैन का भी, और जो सीटें खाली 11 हैं पहले, और जो मजीद खाली होंगी जो लोग छोड़ना चाहेंगे वो जो 12, 13, 14 सीटें होती हैं उस पर इलेक्शन मेयर के इलेक्शन के बाद करवाया जाए। यही सीधा तरीका है, अपने आप को मुसीबत में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को शायद ये बात समझ आ जाएगी। साहब आपसे सवाल ये है कि आप एमपीएम से तवील अरसे तक वाबस्ता रहे, 2 मतलब असेंबली भी रहे, लेकिन आपके जो वहाँ पर तलाक़ात में जो हमारी नॉलेज में है वो आपको शायद सही तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको टिकट देकर सही तरीके से अकोमोडेट कर पाएगी, तभी आप इनके साथ रहेंगे? देखिए, मेरा उनके साथ कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था कि मुझे अकोमोडेट नहीं कर पाया। मेरा सिर्फ इख्तलाफ था कि मैं कराची का पैदाइशी हूँ और कराची ही के हक के लिए मैंने एमपीएम ज्वाइन किया। लेकिन 35 साल में मैं ये समझता हूँ कि कराची को जो है आगे से बहुत पीछे ले गई एमपीएम, और मेरा इख्तलाफ सिर्फ यही था क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कराची और पाकिस्तान है, इसके अलावा मेरा नहीं है। और मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ हूँ, ना किसी टिकट के लिए शामिल हुआ हूँ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने एमपीएम से भी कभी कुछ लिया नहीं, शायद दिया हो। तो इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है टिकट दे पीपल्स पार्टी मुझे या ना दे।
مجھے کراچی شہر کے لیے کام چاہیے، اپنے ملک کی ترقی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر یہ خصوصیت وہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیلیور کر سکیں گے، اور جس مشکل حالات سے اس میں پاکستان گزر رہا ہے، اکانومی کے حالات سے، جو سچویشن بن چکی ہے ہماری انٹرنیشنل پوزیشن، اس میں جس طرح سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور دن و رات جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر کے کسی طرح بھی اس بکھرے ہوئے نظمیوں کے دانوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صورت بنے. تو میری صرف اس لیے پیپلز پارٹی کی شمولیت ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اگر اپنا کوئی چھوٹا موٹا رول ادا کر سکتا ہوں، میں رول ادا کر سکتا ہوں. شیخ رشید نے کچھ نازیبا الفاظ کہے تھے بلاول بھٹو کے بارے میں، اس کے بعد یہاں پرچہ کٹا اور کراچی سے پولیس جو ہے پہنچ گئی اسلام آباد انہیں گرفتار کرنے کے لیے، لیکن یہیں آپ کے ایک پولیس والے کو ایک نیوی کی فیملی تعلق رکھنے والے خاتون نے تھپڑ مارا، وہ یہیں ڈیفینس میں ہی رہتی ہے، ساؤتھ میں رہتی ہے. آپ کی پولیس جا سکتی ہے اسلام آباد گرفتار کرنے، لیکن اس خاتون کو گرفتار نہیں کر پا رہے آپ لوگ. آپ کا آئی جی کبھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی آپ کی کسی دوسرے تھپڑ مارتے ہیں. تو اگر سندھ حکومت اپنی پولیس کو سپورٹ نہیں کرے گی، آپ لوگ اس پہ سخت ایکشن نہیں لیں گے، تو ایک روایت چل پڑی جو بھی آتا ہے بجا کے کرایا جاتا ہے پولیس کو. اس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سندھ حکومت کو. دیکھیے میری معلومات کے مطابق شاید وہ خاتون گرفتار ہوئی ہے، خاتون گرفتار ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جرم بھلے اس کا ایک چھوٹا ہو، لیکن باوجود ایک پولیس افسر کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اگر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یا کسی اور طبقے سے ان کا تعلق ہے، تو اس طرح سے اپنے اس اسٹیٹس کا ناجائز استعمال لینا کسی طرح بھی مناسب بات نہیں ہے. اور اس پر اس لیے بھی ایکشن ہونا بہت ضروری تھا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں، اور قانون کی جو بالادستی ہوتی ہے، جو ایک ورزی میں کسی شخص کا اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ سپاہی ہو یا آئی جی ہو، وہ اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اگر تو کوئی پولیس آفیسر زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کا یہ حل اور طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گالا گلوچ کی جائے یا ہاتھاپائی کی جائے. اس کو بھی ایڈریس کرنے کے ڈفرینٹ طریقے کار موجود ہیں، قانون میں گنجائش موجود ہے. تو میری معلومات کے مطابق اب تک اطلاع میں دوبارہ اس کو نیچے کروں گا، لیکن خاتون گرفتار ہوئی ہیں، اور کوئی بھی ایسا جرم کرے اس کے خلاف اس کو کارروائی ہونی چاہیے. میرا سوال خواجہ سید منصور صاحب سے بھی ہے، دوسرا سوال آپ سے بھی. صاحب آپ جس پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے اپنے جو صاحبزادے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی اسی طرح سپورٹر ہیں. ہماری تو اطلاع یہ ہے کہ آپ چند روز پہلے تک فردوس شاہ نقوی کے ذریعے پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس پر تبصرہ 82 سیٹ لینے والی جماعت اسلامی کو بھی بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ تمام کی تمام خرابیاں نظر آ رہی ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی اچانک سے پتہ نہیں کیسے نشستیں جیتی ہے. پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ پرانی الیکشن میں نہ بھی جاؤں تو 2002 سے اگر ہم اس کا شروع کریں سلسلہ، تو 2002 میں ایم ایم اے نے کراچی سے کچھ نشستیں جیتی تھی، اور اس کے بعد 2008 کا الیکشن ہوا ہے، 2013 کا الیکشن ہوا ہے، 2015 کا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، 2018 کے عام الیکشن ہوئے ہیں، کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی 2 مرتبہ ہوئے ہیں. اب ان تمام انتخابات میں 2002 کے بعد جتنے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی اور پرفارمنس کیا رہی ہے، ان کو کتنا ووٹ پڑا، انہوں نے کتنی نشستیں جیتی ہیں؟ بالکل نہیں جیتی. کسی ضمنی الیکشن میں وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بری طرح ہاتھ ہیں. اس کے 85 یا 84 سیٹیں لینے پر لوگ حیران پریشان نہیں ہیں. پیپلز پارٹی جس کے 5 ایم ایل ایز ہیں، 7 ایم پی ایز ہیں، جس کے پاس 3 کینٹونمنٹ بورڈ ہیں، جو 2002 سے لے کے 2018 کے ہر الیکشن میں اپنی کراچی کے اندر پریزنس شو کرتی رہی ہے، ووٹ لیتی رہی ہے، اس کے 97 سیٹیں جیتنے والوں پریشان ہے کہ کیسے جیت گئے. ایم کیو نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے 51 میں سے 50 سیٹیں جیتی تھی 2015 میں. 51 میں سے 50 ایک پیپلز پارٹی دل محمد جیتا سے بیٹھا ہے، اور 50 ایم کیو. آج وہاں سے پیپلز پارٹی نے 4 جیتی تو پریشان ہے، اور 42 میں سے 38 جماعت اسلامی جیت گئی تو کوئی پریشانی نہیں ہے.
तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा जिन लोगों को पीपल्स पार्टी की जीत पर हैरानगी है वो थोड़ा सा ये पिछले 20-25 साल के जो इलेक्शंस के नताइज हैं कराची शहर के उसको देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें जमात इस्लामी बहुत नीचे जो 2-4 जमातें रहती हैं कम वोट लेने में, कम नशिस्तें लेने में, उनमें थी। तो अचानक से किसी जमात का हैरानकुन नतीजा अगर आया है कराची के बलदियाती इलेक्शन में तो वो जमात इस्लामी। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी को जो सीटें मिली, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आपको जिस अंदाज में जिस तरह से मिली पिछले को भूल जाते हैं, आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, लेकिन खुदा के लिए पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट है उसको भी तस्लीम करें, इसलिए कि हम उन्हीं इलाकों से जीते हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का रवायती वोट बैंक मौजूद रहा है। मुझे तो हैरत है, मैं तफसील नहीं बताऊँगा आपको, जब बात आई तो करेंगे। एक आरोप जो था तो उससे नीचे 4 यूसीज थी तकरीबन हर आरोप के पास के उससे इलेक्शन करवाने वहाँ से 3 जीत के जमात इस्लामी, उस पर एतराज़ नहीं है। एक पीपल्स पार्टी जीत गई, उस पर एतराज़ है। यार मतलब कोई किसी बात की बंदा कोई खुद की बात करे ना। अगर आरोप बदमाश था, बदयानत था, सिंध हुकूमत के कहने पे चल रहा था, नताइज को बदल रहा था, तो 3 जमात इस्लामी को देंगे और एक पीपल्स पार्टी को जीत गई तो उस पर लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर, हकीकत पसंद होकर जो है चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक आरोप अगर आपको फॉर्म 11 पे जितवा देता है तो ठीक है, वही आरोप कानून के मुताबिक रिकाउंटिंग कराते हैं और हार जाते हो तो आप उसके ऊपर अटैक भी कर देते हो, उसके ऊपर इल्जाम भी लगा देते हो, उसको मारने की जान से धमकियाँ भी देते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुनासिब नहीं है। इंतखाबात जो हुए हैं मजमूई तौर पर इंतखाबात बहुत बेहतर हुए हैं। मुझे अपनी जो सियासी जिंदगी है उसमें कोई इलेक्शन ऐसा नजर नहीं आता जिसके अंदर एक बुलेट फायर हुआ हो, एक बुलेट। इस पूरे इलेक्शन में एक गोली नहीं चली है। हाथापाई के, तरफ कलामी के कुछ वाक़यात जरूर हुए हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन के दौरान कहीं से कोई इल्जाम किसी के ऊपर नहीं आया। अब बाद में जो दायरे के जिसकी तवक्को होती है कि मैं 400 सीटें जीतूंगा, उसको 40 मिलेंगी, तो उसका कोई हमारे पास इलाज नहीं। वो एतराज़ा जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अच्छे हुए और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद दोहरा रहा हूँ, मेरे पीपल्स पार्टी का होगा। ख्वाजा साहब से आपका एक सवाल था, उसको ये जो आपने सवाल किया है ये तो देखें जमहूरी हुस्न है। ये कोई एमक्यूएम नहीं है कि उस ज़माने में ये था कि मेरा भाई या मेरा बीवी या मेरा दोस्त जो है किसी और जमात में नहीं जा सकता। ये पीपल्स पार्टी है। इनके पास ये चीज़ें नहीं हैं कि मेरा बेटा है माशाल्लाह से खुद कफील है, वालिद है, वो जहाँ जाए जा सकता है। दूसरा रहा, आपने कहा कि पीटीआई वाले मुझे अप्रोच करते रहे। मुझे पाकिस्तान की अलहम्दुलिल्लाह हर पार्टी अप्रोच कर रही थी और सब चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊँ, लेकिन मेरा दिल जो था वो पीपल्स पार्टी के साथ। मेरे पीपल्स पार्टी के साथ एक न्याजबंदी है, मोहब्बत है, एक अखलाक है, फिर जरदारी साहब का अखलाक है, बिलावल भुट्टो साहब का अखलाक है, जो मैंने असम्बली में देखा। उन्होंने कभी भी कमतर किसी को नहीं समझा, बल्कि अपने से बेहतर इज्जत दी। तो इसलिए मैं खुद पीपल्स पार्टी में आया हूँ शामिल होने के लिए। मेरा कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी की ये मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इसके लिए मैं पीपल्स पार्टी के तमाम जो भी सूबाई या चेयरमैन और सबका जो शुक्रगुजार हूँ, और यही मेरा वो खाली वो है। बाकी पार्टियाँ तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मैंने 35 साल एक पार्टी के साथ काम किया, मैं नहीं हटा, लेकिन जब देखा तो वो कराची को डिलीवर नहीं कर सके। इख्तियारात की बातें करते रहे, उनके अपने इख्तियारात पूरे थे, लेकिन उनके पास सूबा चलाने के इख्तियारात नहीं थे। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, इंशाअल्लाह ताला अभी मार्च में कराची में 9 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 के 9 हल्कों पर भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अच्छे उम्मीदवार नशिस्तों पर आएँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि जमात इस्लामी भी इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि वो जो हैरान है पीपल्स पार्टी के बुनियादी नताइज पर, उन्हें ये पता चले कि आम ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं कराची की 9 नशिस्तों पर, जो एक भी सीट ऐसी नहीं जो पीपल्स पार्टी ने छोड़ी हो, तमाम की तमाम पीटीआई की नशिस्तें हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर कह के जा रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा था कि जो बलदियाती इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, आम इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी कराची की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 9 सीटों पर भी पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैं बल्कि एक बात, अगर एक सईद भाई ने ये कहा कि ये पीटीआई की सीटें हैं,
PTI की सीटें ये थी नहीं, उनको रातों रात जो है प्लेट में रख के दी गई थी, क्योंकि कराची की जो लीडिंग पार्टी थी वो इतनी कमज़ोर थी कि वो उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकी और उन्होंने अपने हाथों से जाके ये सीटें दे दी। अगर सिर्फ मैं आपको 239 का रिजल्ट आपके सामने किसी वक्त रखूँगा तो उस वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान नियाज़ी साहब को 100 सीटों से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं मिल सकती थी, लेकिन जाहिर है कि ब्लेसिंग थी, तो ब्लेसिंग के ऊपर तो कुछ भी मिल सकता है। जी सर, क्या आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इतनी ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं तो लोग हैरत रहता है या अपने कोई शौक पे असल में MQ और जमात इस्लामी जो कह रही होगी, कह रही वोटों के हिसाब से तो आपकी स्टैंड बरकरार आ रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों ने हल्का बंदियां की जबकि फिर गवर्नमेंट ने पार्टी के वापस भी ले लिया था, उसके बाद 15 तारीख को इलेक्शन हुए, वो हल्का बंदियों के बदौलत जो आपने अपनी मखसूस की हुई थी उसमें जीते। ये अच्छा किया आपने ये सवाल करना। देखिए, पहली बात ये है कि वो जो नोटिफिकेशन विड्रॉ किया वो मैं फरमाइश पे किया था, सीधी बात, और हमारा शुरू से मौक़िफ़ था कि हम इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते, ये स्टैंड नहीं करेगा, ये हो जाएगा कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, कोई तो मानेगा नहीं, तो हो भाई बहरहाल हमने ये किया था। मैं मानता हूँ बात हल्का बंदी की जहाँ तक बात है, मैं ये किसी भी फोरम पर चैलेंज करने को, बहस करने को तैयार हूँ, जो भी चाहे PTI आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, MQ आ जाए। हल्का बंदियां करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, उन्होंने की। उसमें जो कानून है वो ये कहता है कि जो UC की आबादी होगी वो 45,000 से 75,000 के दरमियान होगी। फिर कानून ये कहता है कि इससे 10% ऊपर या 10% नीचे भी UC बन सकती है अगर सिचुएशन ऐसी हो। और फिर कानून ये भी कहता है कि अगर इन तमाम जो बैरियर्स हैं 45 और 75 और 10% माइनस प्लस, उसके अलावा भी UC बनानी पड़े, मजबूरी हो बनानी पड़े, तो इलेक्शन कमीशन बना सकता है, लेकिन उसकी वजूहात बताएगा कि क्यों बनाई जाए। ठीक, MQ ये कहती है कि हमने अपने जो इलाके थे वहाँ 10,000, 20,000, 15,000 UC बना दिए। आप 246 UC को देखें, खुद मैं आपको कह रहा हूँ, देखे जाए 3 UC ऐसी हैं जिनकी आबादी 30,000 के करीब है, 3, और उसकी वजूहात है, और वो देही इलाकों पर है जो बहुत वसी रकबे पर खड़ी हुई है, और उसके रेवेन्यू बाउंड्रीज का इशू था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन कोई नहीं था, उन्होंने 3 UC बनाई, 246 में से 3। फिर वो कहते हैं कि हमारे इलाकों में उन्होंने जो है वो पता नहीं 90,000 एक इलाके बना दी है। कोलंबी टाउन वाइड टाउन है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि निस्बतन आबादी जो है वो थोड़ी ज्यादा है, निस्बतन वहाँ है 8 UC। अगर 8 को भी गिन लें कि ये ज्यादा हैं, तो 3 और 8 कितनी होगी आपकी? 11। इन 11 को आप छोड़ दें, 11 को 25 कर दें, 26 कर दें, 220 तो और रहती है ना। 220 हमारी यूसियाँ थी, जमात इस्लामी जिन यूसियों में जीती हमारी यूसियाँ थी, PTI जिन 42 यूसियों में जीती हमारी यूसियाँ थी। मेरे भाई ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ख्वाजा साहब दूसरे इनके में थे, मुझे लगता है बुरा नहीं मानेंगे, उनको आदत पड़ी हुई थी कि वो अपनी मर्जी के हल्के बनाकर इंतखाबात करते थे। पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी अपनी मुखालिफों के बनाए हुए हल्कों पे इलेक्शन लड़ा है। 79 का इलेक्शन हो, 83 का इलेक्शन हो, 2001 का इलेक्शन हो, 2005 का इलेक्शन हो। और ये भी आपको बता दूं कि 2013 से पहले बल्दियाती हल्के हुकूमतें बनाती थी, इलेक्शन कमीशन ही बनाती थी। पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा मौका मिला 2013 में, जब हम हुकूमत में थे, कि हम बल्दियाती हल्के बनाए। कानून के मुताबिक हमने बनाए। MQ चली गई कोर्ट में कि जनाब ये हुकूमत का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। कोर्ट भी बादशाह सरकार है, सारी जिंदगी हुकूमतें बनाती रही, कोई हद नहीं था। पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा बनाए तो बोला नहीं तुम्हारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन बनाएगा। तो हमने पहली मरतबा जो हल्के बनाए उस पर भी इलेक्शन नहीं करे, फिर इलेक्शन कमीशन ने बनाया 2013 में। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जो और अपनी कोताहियां हैं, कमियां हैं, उस पर तवज्जो दें। अगर हल्के इतने बुरे थे तो हल्कों के खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन में भी गए, हल्कों के खिलाफ ये हाई कोर्ट में भी गए, हल्कों के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अगर कहीं से रिलीफ नहीं मिला तो मेरे भाई कम से कम पीपल्स पार्टी से तवक्को तो ना लगाओ कि हमारे कहने पर सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा, हमारे कहने पर हाई कोर्ट भी चलेगा, हमारे कहने पर इलेक्शन कमीशन भी चलेगा। लाडले कोई और है, हम नहीं है। तो अदालतों ने भी अगर ये फैसले किए कि हल्के ठीक थे तो इसका मतलब है कि ठीक थे। अगर कहीं अब भी कोई उनको चीज नजर आती है ऐसी, तो कम से कम उसको
यूसी वाइज हाईलाइट करें कि ये प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ये कह रहा है कि 10 और 12 और 15 है, वो गलत कह रहे हैं। जो ये कह रहा है कि 53 हल्के 70 हल्के में कम बनाए थे, वो गलत कह रहा है। ये बात उनकी तरफ से आई थी कि इतने हल्के बढ़ा दो, उतने हल्के बढ़ा दो। हमने कहीं एग्री नहीं किया कि ये गलत, उनकी राय थी कि इतने बढ़ने चाहिए। और वो जो पेपर भी मेरे पास पड़ा है, अगर कहीं कहेंगे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अगर इस तरह गलत बयानी होती रहेगी टीवी शीट में, तो मुनासिब होकर मैं साथ बिठाऊं और वो कागज दिखा दूं कि ये कागज था जो मैंने दिया था। मेरा सवाल आपसे ये है, आप जिस हल्के से इलेक्शन जीतते हैं, 2 बार आपने एक ही नारा लगा के कुछ हल्कों के जो मसाइल थे उस पर इलेक्शन जीता था कि पानी दूंगा। 15 साल से उस हल्के में पानी नहीं आ रहा। इस दफा भी उस यूसी के अंदर जहाँ आपको शक था कि हम हारेंगे, वहाँ आपने पानी खुलवाया 15 साल के बाद। 3 दिन के लिए पानी है, उसके बाद वो उसका दर्ज कंट्रोवर्शियल होगा, वो पानी भी बंद कर दिया गया। तो आप बात कर रहे हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं कराची की तरक्की के लिए, तो कौन सी तरक्की है कि आपने अपने हल्के में मैं आपसे गुजारिश करूं क्योंकि आप वहाँ रहते हैं इसलिए बात करें, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वह रहने के बावजूद भी बात मैं वहीं रहता हूँ। इसीलिए देखिए एक मुनासिब प्रेस कॉन्फ्रेंस यूसी को जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, जो मैंने कहा था इंशाअल्लाह ताला वो सारा होगा। पानी दे के बंद नहीं किया गया, वो जो आपकी लाइन है, लोगों ने गलत कनेक्शन लाइनें ली के उसको ठीक करना। थैंक आपने कहा कि फरमाइश पर फैसला लिया गया था। सियासत से हटके सवाल करना चाह रहा हूँ। महंगाई के तूफान पर सीएम साहब की तारीफ में कहा जाता है प्रेसिडेंट की आईटी के डिप्टी कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल कमेटी और अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कमेटी के विजिट करेंगे, वो हमें कहीं किसी दुकान की कहीं के ऊपर कोई प्राइस लिस्ट नजर नहीं आती, बैंक को कुछ चेक करना आपने अभी जिक्र किया कि जो फरमाइश पर नोटिफिकेशन किया गया था, पाबंदी का वापस लिया गया था। काबीना सिंध काबीना वज़ीर आला पीपल्स पार्टी कितनी गैर मौसर हो गई है कि वो फरमाइश पर फैसले कर रही है, और वो फरमाइश एमटीएम की थी या एस्टेब्लिशमेंट की थी? एमटीएम की फरमाइश आपको सच बता दिया, मैं तो आपको सच बताया ना। अब मैं भी धुआं भरा के बात कर सकता था, लेकिन सच ये फरमाइश नहीं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक इशू है कि जो माशी सूरत हमारी बनी हुई है, उसकी वजह से महंगाई में जितना इजाफा हुआ है वो हो रहा है, और यकीनी तौर पर इसमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक चीज़ और जो फैक्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें सच बोलना चाहिए। फैक्ट ये है कि जो दुकानदार हैं वो भी उन कीमतों पर चीज़ें बेच नहीं सकते जिस पर चीज़ें उनको मिल नहीं रही, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत है, पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, घर और जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उनसे भी ये तवक्को करना है कि वो उसी नफ्स पे चीज़ें बेचेंगे जो आज से 3-4 महीने पहले की, वो शायद मुनासिब नहीं है। हमें हुकूमत को नफ्स तय करने होते हैं, लेकिन जो महंगाई आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है उसके तनाजुर में करनी चाहिए। लेकिन उन कीमतों से भी अगर कोई चीज़ महंगी बेचता है तो हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके इकदाम दिए हैं, और उन्होंने अपने कैबिनेट के डिफरेंट मेंबर्स को भी जिम्मेदारियाँ दी हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जो है इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो सरकारी नर्ख हैं उसके मुताबिक लोगों को चीज़ें मिलें। लेकिन चूँकि ये हर गली का मसला है, हर मोहल्ले का मसला है, तो प्रैक्टिकली ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक दुकान पे जाके एक जगह पे जाके सारी चीज़ें कर सकें। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म से डेवलप करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसको भी इन्वॉल्व करें, शिकायत का भी कोई सिस्टम बना लें ताकि एक चेकिंग का जो मौसम निजाम हो। थैंक यू।